हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमाद अजहर पीटीआई रहनुमा वो मंजर आम पर आए हैं और रऊफ़ हसन पर कल शाम को हमला हुआ है। ये दोनों मुख्तलिफ किरदार हैं, वाक़यात भी मुख्तलिफ हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी अंदर की इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पंजाब की हुकूमत ने हत्या इज़्ज़त कानून की मंजूरी दी है बड़ी जल्दी में, उजलत में, उसके ऊपर बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी फ़ौज ने, ISPR ने एक बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ नए फिगर्स मैं आपको बताऊंगा जो यकीनी तौर पे फ़ौज की तरफ से जारी नहीं किए गए, हमें पुलिस ज़राए से वो फिगर्स मिले हुए हैं, नेक्टा के पास वो फिगर्स हैं और इस हवाले से कुछ नई डायनामिक्स भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो इन तीनों मौज़ूआत पर बात करते हैं आसिफ बशीर से। आसिफ, आप खरीद से? शुक्र है अल्लाह ठीक है, का। आप सुनाएं, क्या आप नहीं ताज़ी है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ऐनक नहीं पहनते आजकल आप? जिस दिन मैं ऐनक पहनूं आप कहते हैं आपने ऐनक पहनी हुई है और आज कह रहे हैं ऐनक नहीं नहीं, पहनी। मैंने कभी प्रोग्राम में आपको नहीं कहा। सही है एजाज। देखें, मैं ऐनक बाहर पहनता हूं जब धूप होती है। अच्छा, और इधर भी रोशनी है। और इधर नहीं, उतनी तेज़ रोशनी नहीं है। बट ये है कि वो मैं कल के शो में मैं जब चाय पी रहा था तो उसकी बड़ी वो शुड़ुप शुड़ुप की आवाज़ जो है ना वो आ रही थी। तो अच्छा। वो मुझे एक दो दोस्तों ने पॉइंट आउट किया। तो एक तो ये हमारा जो माइक है ना इसकी वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन बहरहाल मैं वो क्योंकि उसकी शुरुप शुरुप करता भी है। चुस्की उसकी प्रॉपर जब तक न लें तो वो एक आत्मा शांत नहीं होती इंसान की। ऐसे ही। तो माजरत जिन लोगों की समा खराशी हुई प्रोग्राम के दौरान, मैं उनसे माजरत खाऊं। नहीं, आपने तो चुस्की ली ना, जी माजरत खा जी। के इस बात में नहीं बस। फिर आज नहीं रखी चाय के ज़ाहिर है वो। नहीं, आज भी रख लेते, क्या मसला था? एंजॉय किया करे, कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन अगर सुनने वालों को मुनासिब ना लगे तो फिर हाँ, नहीं, वो ठीक बात है। तो। और अच्छा एजाज आसिफ, आप बताएं आप। यार आसिफ, हमाद अजहर आज आए हैं इस्लामाबाद में, नमूदार हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आपको पता है 9 मई ऑनवर्ड्स ये सारे गायब थे। हमाद अजहर पहली दफ़ा नमूदार हुए 2 अप्रैल को पेशावर में, और अचानक नमूदार हुए। और जो पेशावर की अदालत है उसने इन्हें 51 जो मुकदमात हैं उनमें ट्रांजिट बेल दे दी, 51 मुकदमात में अचानक। अच्छा, पेशावर की अदालत के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगेन अदलिया जो है वो ऐसी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के कोई बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है और बिल्कुल हक़ में है। मैं अदलिया कई जगहों पर जहाँ पे मेरिट देख रही है वहाँ पर कर भी रही है, जहाँ पर पसंद नापसंद वाले इश्यूज़ वो भी बहरहाल हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता है जो कुछ कर रही है, वो भी हमें पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हैरानकुन बात क्या है कि 2 अप्रैल से आज देखिए 22 मई 2024 को, इस दौरान हमाद अजहर साहब गायब हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुए, ठीक है। और अचानक नमूदार होते हैं और फिर कहते हैं कि बाकी जो रूपोश लोग हैं वो भी सामने आएंगे। अच्छा, मैंने कोई इधर उधर टेलीफोन घुमाए तो मैंने पूछा भी कि क्या चक्कर है, हमाद अजहर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब मैं हमाद अजहर साहब की जो सियासी वाबस्तगी है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया, जो ज़राए हैं और बड़े क्रेडिबल लोग हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि हमाद अजहर साहब एसेट है। अच्छा, एसेट है। जैसे आपको याद है, मैंने आपको इनका अहमद फराज साहब के जो बेटे हैं शबली फराज साहब की मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो हमाद अजहर साहब के बारे में भी ऐसे ही है कि ये भी सिस्टम के साथ प्लग्ड है और ये कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी किस्म की एम्बेरसमेंट बने। अच्छा, बयान तो बड़े बड़े देते रहे पहले के जी, पहले देते रहे ना बयान, अब वो बयान नहीं दे रहेंगे। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप देखें दूसरे इनके मुकाबले में 2 बंदों का नाम मैं लूँगा। अच्छा, फवाद चौधरी तो अब ज़रा PTI में नहीं रहे, आपको पता है, लेकिन उनके ऊपर 47 मुकदमात हैं। ट्वीट भी करें ना, पिछले दिनों को ट्वीट भी की थी, उस पर मुकदमा हुआ था। लेकिन फवाद चौधरी वो एक अलग इशू है। PTI की हम बात कर रहे हैं।
पीटीआई में रऊफ हसन, आपको पता है कि कल जिस वक्त मैं और आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ। वो जीएनएन में एक प्रोग्राम से निकले, मुकामी टीवी चैनल में एक प्रोग्राम से निकले हैं, तो उनको बाज़ लोग थे जिन्होंने ख्वाजा सराओं के कपड़े पहने हुए थे, 2 मुख्तलिफ एंगल से उनकी वीडियो बन रही थी और उन लोगों ने, उन नामालूम अफराद ने ब्लेड मारा है इनको। अच्छा, एक दिन पहले भी इनके ऊपर इस तरह की अटैम्प्ट हुई है। ये और टीवी में गए हुए थे, वहाँ पर भी यही लोग जो हैं ये वहाँ पर गए थे, इन्होंने इन पे अटैक करने की कोशिश की, ये लेकिन ये उनसे पहले ही ये गायब हो गए। ये खुद उनका अपना बयान है। अच्छा, अब ये जो ब्लेड अब आपके चेहरे पे या जिस्म पे किसी और औजार का या हथियार का कट लगे ना से, तो उसमें ब्लीडिंग रुक जाती है फौरी। ब्लेड का कट जो होता है ना वो बड़ा नाजुक होता है, बड़ा शार्प होता है, पतला होता है और गहरा होता है। और ये आपकी अगर शारक जो है ना, इसके ऊपर छोटा सा कट भी लग जाए ना, तो चूँकि ब्लीडिंग नहीं रुकती तो आपकी मौत यकीनी होती है। इन्होंने कल जो, अगर आप देखें तो जो कट मारने की कोशिश की गई है वो इनकी शारक पे ही मारने की कोशिश की गई है, लेकिन खुदा ने इन्हें बचा लिया। इन्होंने हाथ टाइमली उठाया और बचत हो गई इनकी। और ये बड़ा अफसोसनाक, बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या, और ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है। समी इब्राहिम के साथ वाक़या हुआ था, ये इन्हीं का। समी इब्राहिम के जर्नलिज़म से शायद मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और वो उनके जर्नलिज़म पे बड़े सवाल हैं कि वो अच्छा जर्नलिज़म नहीं है, वो दैट इज़ नॉट ए हेल्दी जर्नलिज़म, बट इट डज़ नॉट जस्टिफाई कि उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए या उनको गायब कर दिया जाए या उनको कत्ल करने की अटैम्प्ट की जाए या उन पर आप ऐसे लोगों के ज़रिए हमला करवाएं जो बज़ाहिर उन्होंने हुलिया बनाया हुआ, जो ख्वाजा सराओं का हुलिया बनाया हुआ। तो अब मैं 2 वाक़यात को मैं जोड़ कैसे रहूं कि रऊफ हसन के आप बयानात देख लें, बड़े करख्त, बड़े जिसे कहते हैं सख्त, इस्टेब्लिशमेंट को सख्त तनकीद बनाते हैं, जो कि इस बात के रिफ्लेक्टिव हैं, और उनके करीबी लोग भी हमें बताते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पर आने वाले नहीं, यानी कि उन्होंने किसी किस्म का समझौता वो नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं है कि वो उनको समझौते की ऑफर नहीं है। और उनके ऊपर प्रॉब्लम यह है कि वो पिछले दौर में उनका कोई पब्लिक ओहदा भी नहीं था। उनके बच्चे आज भी जिसे कह लें कि बसों में भी सफ़र करते हैं। तो ये फ़र्क है कि जब आप खुफिया तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लें, फिर आपको प्रोटेक्शन होती है, आप पार्लियामेंट के इजलास भी अटेंड कर लेते हैं, आप अपोजिशन भी करते हैं, लेकिन एक ख़ास लाइन क्रॉस नहीं करते। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, डील ना करें, तो फिर रऊफ हसन जैसा आपके साथ हाल होता है। एजाज़, मैं अमूमी तौर पे तो आपकी सारी बातों से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ी चीज़ें आपकी प्लीज़ बताना चाहूँगा। देखें, आपने जो बात की अदालत से ट्रांजिट बेल की, उसमें ये तासुर मिल रहा है कि शायद अदालत ने ना कोई अनड्यू फेवर दी है। नहीं हाँ। या अदालत ने ये कहा हो कि फिर आप पेश ही ना हो। देखें, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ट्रांजिट बेल का स्कोप क्या होता है, ठीक है। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि आप देखें ना, सारी दुनिया तो एक खुदा को भी नहीं मानती ना, ऐसा ही है। तो ज़ाहिर इख्तलाफ तो रहता है। फिर सियासी लोगों की बात की जाए या किसी मामले के फरीक की बात की जाए तो उसको सारे नहीं मानते। लेकिन अब अदलिया भी ज़रा बहुत सारी चीज़ों में फरीक होती है ना, तो बहुत सारे लोग उसकी अगर आप बात करें तो वो समझते हैं कि शायद हम उसको कोई अनड्यू फेवर, लेकिन हमारा काम है लोगों को फैक्ट बताना, और फिर लोगों का अपना काम है कि वो कौन से फैक्ट उन्हें अच्छे समझ आते हैं, नहीं आते हैं, ये फिर आगे उनकी समझ है। देखें, ट्रांजिट बेल में जज का सिर्फ ये स्कोप होता है कि एक बंदा अपने सामने अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। वो कहता है मेरे पे ये चार्ज है और मैं उस अदालत तक जाने के लिए आपसे बेल मांगने आया हूँ, कि उस अदालत तक जाते वक्त तक मुझे उधर जाने की इजाज़त दी जाए, उधर पेश होने तक के लिए मुझे गिरफ्तार होने से बचाया जाए। फिर जब मैं वहाँ पेश हूँगा तो अदालत के रहम करम पे होऊंगा। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे तो मेरी बेल नहीं होगी, अगर बेलेबल होंगे तो हो जाएगी। तो कत्ल का मुलजिम भी अगर पेश होता है ना ट्रांजिट बेल के लिए,
तो उसकी बेल नहीं रोकी जाती। इनके ऊपर तो जो 51 क्या 151 भी मुकदमात हों, उसमें मेरा नहीं ख्याल कत्ल का कोई मुकदमा होगा। हाँ ठीक बात। मैं आपको बता रहा हूँ 302 में भी ट्रांजिट बेल के लिए अगर कोई जाएगा ना कि जी फलां जगह पे मेरे पे केस है, मैं उस अदालत में जाना चाह रहा हूँ, तो ट्रांजिट बेल का स्कोप यह है कि वो ग्रांट की जाती है कि ठीक है आप पेश हों, क्योंकि बंदा खुद एक अदालत के पास आया है और वो इसका मतलब है कि अगली अदालत के पास भी जाएगा ना, कानून के सामने आ गया, तो अदालत इसमें कभी भी नहीं मना करती। तो उनकी ट्रांजिट बेल का ये कतई मतलब नहीं था कि वो दोबारा रुपोश हो जाएं, क्योंकि पहले भी अदालत गिरफ्तार तो नहीं करके लाई थी या कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तो उन्हें पकड़ के नहीं लाई थी, वो आज खुद पेश हुए थे कि फलां जगह केसेस हैं, मैं वहाँ पेश होना चाहता हूँ, तो अदालत ने बेल ले ली। अब एक दूसरा पहलू भी है, आपको पता है यहाँ से एक चीफ जस्टिस अदालतों को फ़ोन करते थे, ये करना है, इस केस में यूँ करना है, इसमें बेल नहीं लेनी, इसमें बेल लेनी है, या आज ही तुमने सुनना है। काजी फायज़ ईसा साहब का ये क्रेडिट ज़रूर है कि वो किसी हाई कोर्ट को कोई अहकामात नहीं दे रहे कि किस केस में क्या करना है, कोई डील नहीं कर रहे। ठीक नहीं, मतलब वो जाहिर है ना, वो एक फरीक के तौर पे नहीं खड़े हुए। हाँ ठीक बात। ठीक है ना, मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ भी होता है, लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पेशावर हाई कोर्ट से देखें कितने लोगों को पीटीआई वालों को रिलीफ मिल जाता है। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट को कभी उन्होंने हिदायत नहीं दी, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं दी, उन्होंने किसी हाई कोर्ट को कोई हिदायत नहीं दी। पहले तो ये होता था कि वहाँ से हिदायत आती थी। तो अब एक ये पहलू हो गया। दूसरा जो पहलू है, हमाद अजहर साहब की तरह के जो लोग हैं पीटीआई के, ऐसे तमाम लीडर जो ये कहते हैं कि मेरे तो जी बच्चे हैं, तो मैं तो जी मेरा तो फलाना हो गया और वो रुपोश हैं, आप बिलीव करें कि वो कोई डेमोक्रेसी की खिदमत नहीं कर रहे। बेशक वो समझते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात फेक हैं। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसने तो फंदे इन अदालतों के हुक्मों पे झूले हुए हैं, ऐसे ही झूठे मुकदमों में वो पेश क्या हुए हैं, उन्होंने फंदे भी कबूल किए। ऐसे ही हमारी पॉलिटिकल एलीट फौजी अदालतों में जाके पेश होती रही है, तस्वीरें हैं, आप देख लें तस्वीरें हैं हमारी पॉलिटिकल एलीट की। हमाद अजहर तो शायद फर्स्ट ईयर की लीडरशिप में शायद ना आते हों, तो उनका ये कहना कि मैं रुपोश हूँ, वो और फवाद चौधरी का आप जिक्र कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक दफ़ा बेवफाई कर चुके हैं पीटीआई से, उनका बड़ा दिल है वापस आ जाए। खान साहब भी शायद उनके बारे में लीनियंट व्यू रखते हैं, लेकिन पार्टी के साथ वो एक दफ़ा गद्दारी कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जेल तो अभी भी गए हैं, उन्होंने 100 जूते भी खाए हैं, गंडे भी खा लिए। बेहतर था वो आँख पे खड़े होते तो हीरो होते। आज पार्टी में उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है अवाम के अंदर। खान साहब अगर उन्हें रख लेंगे तो फिर लोग मान लेंगे, लेकिन अगर वो असूल पे खड़े रहते तो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती, बड़ी आइडियल होती थी एट दैट टाइम। अब जो आपने आगे बात की ना रऊफ हसन साहब की, एजाज इंटरेस्टिंगली थाना अपारा की हदूद में नामालूम हिजड़ों का ये दूसरा वाक़या है। जी हाँ, जो आप बता रहे हैं ऐसे। अब आप अपारा की अहमियत आपको पता है वैसे। जी, थाना अपारा में बड़े बड़े अहम नैब भी वहाँ पर आता आप है, थाना, ठीक है। आजकल बाय द वे एफआईए भी वहाँ पर आता है जी। हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका दफ्तर भी वहाँ पर है। अब देखिए मीडिया के दफातर भी वहाँ पर रऊफ है। हसन जो है ना, रऊफ हसन को के ऊपर आप कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो बिलो द डिग्निटी कोई बात करते हैं। उनके सियासी व्यू सख्त हो सकते हैं, या वो करप्ट है जी, ठीक है ना, वो करप्ट आदमी है। ठीक बात। अच्छा, जब बात दलील के जवाब में अटैक किया जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मुखालिफ फरीक के पास शायद दलील ख़त्म हो गई ऐसे ही। और उसके पास अब आपको पता है ना, हमारे यहाँ बहस में एक मौका आता है कि दूसरा कहता है तेरे कान लंबे हैं, मतलब कि वो इसका इजहार होता है कि अब आप में शख्सी निकायस निकाले जाएंगे, आपकी ज़ात पे अटैक किया जाएगा कि दलील ख़त्म हो गई। मैं ये समझता हूँ रऊफ हसन साहब के साथ जो कल हुआ, पूरे पाकिस्तान में एक सिंपथी मिली है उनको, और मिलनी चाहिए भी थी। वो जान से भी जा सकते थे, लकीली बच गए हैं। और जिस तबके से करवाया गया, इसका एक माइंड सेट होता है कि इंसान की तज़ीक की जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए कि यार इसको तो हिजड़ों ने यूं कर दिया था, ठीक है। और मैं देखें, हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात करते हैं, हमारे शो में तो बड़ी बात होती है यार, ये वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत बैड नेम क्रिएट कर रहे हैं। देखें ये वो लोग हैं या नहीं, ये तो अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ ना। अगर वो हैं, अगर उनका नाम भी इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें डिस्टेंस करना चाहिए। रऊफ हसन साहब उस तरह के तर्जुमान नहीं हैं जिस तरह के बहुत सारे दूसरी जमातों में, मैं अगर नाम लेने शुरू करूं तो पीटीआई में, नून लीग में, इवन पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे तर्जुमान हैं जिनको देखते ही लोग कहते हैं यार ये झूठ ही बोलेंगे, या ये इन्होंने हमेशा उल्टी बात ही
गलत बात भी डिफेंड कर देनी है। रऊफ़ हसन साहब बहुत बेहतर आदमी है, बहुत हवालों से बेहतर है, उनकी आप राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो शिद्दत वाली बात भी किसी वक्त कर जाते हैं अपने व्यूज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायलॉग वाली बात ना करते हों या इस तरह की। तो मुझे पर्सनली भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा अफसोस हुआ। और ये यकीनन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं ना उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरों से कवर्ड है सारा एरिया, और ये अगर नहीं पकड़े जाते तो फिर ये इसके हमेशा इसके बारे में डाउट्स ही रहेंगे। ऐसे ही जब ये इस तरह के मुल्ज़िमों को आप नहीं पकड़ते ना, तो फिर आप रियासत को फिर जिम्मेदार हुकूमतें समझते हैं। एक्सक्यूज नहीं, आप रियासतों को समझते वो हैं। एक्यूज होती जी, है, जी, हुकूमतें जी। एक्यूज होती हैं। हुकूमतें accuse तो हैं। एजाज मुझे ये बताएं, वो आप बड़ी वो ज़बरदस्त एक तफसील बता रहे थे कोई अफ़गानिस्तान के हवाले से। मैं हाँ पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक किया। मैं क्विकली बात बताता हूँ, टाइम हम ज़्यादा ना खर्च करें। देखिए, ISPR ने स्टेटमेंट दिया कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, ये बात ठीक है। ये तो ISPR ने, फिर उन्होंने अपने एक वाक़े का तज़किरा किया, अपने एक मेजर की शहादत का जिक्र किया, ये दुरुस्त बात है जो उन्होंने बात की है। जो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त पाकिस्तान की नेबरिंग में है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पोज हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान है वो TTP के साथ मिल के पाकिस्तान की जो फार्मर फाटा है वहाँ की एक लैंड को हासिल करना चाहते हैं। किसके लिए? TTP के लिए, ताकि कल कलाम वो कह सकें कि TTP का जो मामला है ये तो पाकिस्तान के अंदर का मामला है, ठीक है। और ये सीरियस अटैम्प्ट हुई भी चित्राल में, आपको पता है आज से चंद माह पहले एक बड़ा सीरियस अटैक हुआ था, वो इनकी मर्ज़ी से हुआ था। तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कर रहे हैं, जिसे कहते हैं तरीक़ाकार उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, जो माजी में यही तरीक़ाकार अफ़गान तालिबान अमरीकियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते थे। और एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनकी अफ़गान तालिबान की खुफिया सपोर्ट कर रहा था। अब वही सपोर्ट हमारे गले पड़ी हुई है। अब आसिफ सूरत हाल है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की चमन के बार्डर पर, तुरखम के बार्डर पर अक्सर जो है ट्रेड बंद हो जाती है। इन्हीं तरह के वाक़यात जो अब होते हैं, नुकसान उसका सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले ट्रेड का यही मामला चल रहा था, तो मुझे वजारत ख़ारजा के हमें एक सीनियर अफसर ने कहानी बताई कि ट्रेड जब हमने बंद की तो उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तानी जो किसान हैं या पाकिस्तानी काश्तकार हैं, उनका सामान, उनका फ्रूट, उनकी सब्ज़ी वो ख़राब हो गई। फिर एक वाक़या हमें एक सीनियर अफसर ने बताया, वजारत ख़ारजा ने, उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले सेवन शरीफ में एक वाक़या हुआ, 56-57 बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दी। 25-26 दिन, 30 दिन वो ट्रेड बंद रही, और पाकिस्तान के जो किसान हैं उनके करोड़ों रुपए वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डूब गए। वजह क्या थी कि यहाँ पर ट्रक खड़े रहे कीनू के, वो कीनू खराब हो गए। उस खास एक टाइम होता है ना, कोई भी फल या सब्जी है उसकी, जी सब्जियों का टाइम होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो अफ़गानिस्तान से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की इंगेजमेंट है उसमें इजाफा होना चाहिए, और जो TTP है उसके ऊपर बिल्कुल आप सख्त हाथ रखें। लेकिन जो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट है, जो सॉफ्ट एवेन्यूज़ हैं, उनको ज़रूर अपनाना चाहिए। बाकी ये तो चीज़ें इसी तरह ही हैं, ये चलती रहेंगी। एजाज़, अफसोस की बात यह है कि मैं बग़ैर किसी पार्टी का नाम लिए ये तनकीद करूँगा कि किसी भी दौर में, अभी बिलावल साहब की बड़ी कारकर्दगी बताई जाती है कि बड़े अच्छे वज़ीर ख़ारजा थे, इस वक्त इसहाक़ डार साहब हैं, ये अपनी पार्टियों के अंदर बहुत बड़े लीडरान हैं, मतलब मरकज़ी कायदीन हैं। इससे पहले भी बड़े ताकतवर लोग ही हमेशा वज़ीर ख़ारजा बनते हैं। आप बिलीव करें कि पाकिस्तानियों की बात हम वैसी नहीं सुनती। अब ये तो आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि दो मुल्कों के जहाँ टेंशन है उसमें वो रोल। अभी ये जो हमारे तालिब इल्म हैं जो जिनके ऊपर बाहर अटैक हुए हैं, जी आप देखें, किसी बंदे ने, जितने लड़के आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, उन्होंने हमें बताया जी कि हमारा फ़ोन ही कोई नहीं सुनता था, हम ऐसी फ़ोन ही नहीं उठाते। ऐसे ही यार हम देखते हैं कि अपने एक एक शहरी के लिए ना, यहाँ पे ये मगरबी ममालिक की, अमेरिका की, इनकी हुकूमतें पंजों के बल खड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तानी नज़ाद एक बच्चा साहिल अगवा हुआ था, जी बड़ा मशहूर वाक़या, अगवा बराए तामान, मैंने कवर किया एम्बेसी था। इन्वॉल्व हो गई, उसको बाजियाब कराया, उसका बाप हमें एयरपोर्ट पे मिला, मैं अब वो बातें नहीं कह सकता। उसने कहा कि मैं तो आइंदा इधर नहीं आऊँगा और ना अपनी नस्लों को आने दूँगा।
देखें, एक पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी के लिए उनकी हुकूमत का आप देखें कि वो उन्होंने इसी पुलिस से वो करवाया, पैसों का अरेंजमेंट किया सारी। हमारे यहाँ इतना बड़ा क्राइसिस हो जाता है, हज़ारों तालिब इल्म अंडर अटैक हैं, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठाता। ये फेलियर है। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो है वो इन चीज़ों को लेके चलना, वजारत ख़ारजा उसमें हमारे उलमा को इस्तेमाल कर सकती है, एंगेज कर सकती है इसमें। यानी कि बहुत सारे हमारे यहाँ तो हम ये इतराज़ तो करते हैं कि फ़ौज फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो चलाती है, लेकिन मसला ये है कि सिविल लोग अपना काम क्यों नहीं करते, करना चाहिए। ये भी एक सवाल जी, है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें ना, अब इतने मजबूत लोग अगर वज़ीर ख़ारजा होते हैं और उनके दौर में हमारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं आगे नहीं बढ़ते, चलें इंडिया के साथ बड़ा मुश्किल होती है सफारतकारी, यार ईरान अफगानिस्तान के साथ तो हमारे ठीक होने चाहिए, बांग्लादेश के साथ ठीक होने चाहिए, चाइना के साथ उतना वॉल्यूम नहीं है पीपल टू पीपल कंटेक्ट का, बहुत सारा काम है करने के लिए। आसिफ, ये जो टेररिज्म है ना, मैं एक बात बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं। ये जो मैंने बताया था कि हम फिगर्स बताएंगे, टेररिज्म, मुझे अगले दिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, केपी पुलिस वाले बड़े काम कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअली भी बड़ा काम कर रहे हैं और फिजिकली भी जाने कुर्बान कर रहे हैं, फ्रंट लाइन फोर्स है। तो मुझे केपी के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पूरे मुल्क में जो दहशत गर्दी हो रही है ना आसिफ, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी की सूरत में आ रहा है। वो बता रहे हैं कि 62% जो दहशत गर्दी हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है पूरे मुल्क की। 37% दहशत गर्दी जो है वो हो रही है बलूचिस्तान में पूरे मुल्क की, और बाकी जो थोड़ी सी रह जाती है वो दहशत गर्दी जो है वो पंजाब और सिंध में हो रही है। तो अहमियत इसकी ये है कि जो आपने कहा ना कि डिप्लोमेटिकली हमें इंगेज करना होगा, अगेन इंगेज करना होगा हमारे वज़ीर ख़ारजा को, हमारी गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर तमाम पार्टियों को एक कंसेंसस करना होगा, ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा। खैर आसिफ, क्विकली इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कल एहतजाज भी था इस हवाले से कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून तेज़ी से पास किया हद तक इज़्ज़त का। मुझे एक दो उसके सेलेंट फीचर बता के उसके ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी एजाज़, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ये है कि आज अपना पैंट फिर छोटी पहना है और आपकी पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं। ओहो, बस आसिफ, ये बैठता हूँ मैं तो ये पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अब पैंट ऊपर भी बांधते हैं ज़्यादा। हाँ। अच्छा एजाज़ भाई, ये जो पंजाब हुकूमत ने कानून लाया ना यार, ये बड़ा ही ड्रैकोनियल है। ये मैं कोई मुहावरा बात नहीं कर रहा। अब आप एक ज़रा छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, सादा सी बात है। हद तक के कानून में मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ बेहतरी की गुंजाइश है। पाकिस्तान, हम सहाफ़ी कानून से मावरा नहीं हैं और हम अकाउंटेबल भी होने चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है हमारी भी, उसके बाद तो ये एक सेंसरशिप की किस्म बन चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं सहाफ़ती तंजीमें, PFUJ, RIUJ, सब का ये मौक़िफ़ है कि सहाफ़ियों का भी बिल्कुल हमारा कानून हद तक का जो एग्जिस्टिंग लॉ है बिल्कुल वीक है, इसको बेहतर होना चाहिए। लेकिन अब इसकी बेहतरी के नाम पे क्या हुआ, पंजाब हुकूमत ने जो लॉ लाया उसमें यह है कि जी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा जी? वफाकी हुकूमत। ट्रिब्यूनल्स में कौन लगेंगे? आपके रिटायर्ड जज लगेंगे, आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लगेंगे, या सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जब हुकूमत फॉर्म करती है ना कोई भी ट्रिब्यूनल, तो उसकी कारकर्दगी आप देख लें कि उसके ऊपर हुकूमत का कितना असर होता है। आप बेशुमार मैं नाम ले सकता हूँ, आप ITNE से शुरू हो जाएं, आप ये इंडस्ट्रियल लॉ वाला जो कमीशन है वो देख लें, पैमरा के अंदर जो आप उसमें वो सियासी लोगों को या उन लोगों को लाया जाता है जो बात मानने वाले होते हैं या ऑब्लाइज किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि किसी भी अदालत का कोई आप ऐसा जज नहीं लगा सकते जिसका टेन्योर मुकर्रर ना हो। तो इसमें कोई टेन्योर नहीं दिया गया, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है उस जज की। तो वो जिस दिन कोई फैसला ऐसा करेगा जो आपकी मर्जी के खिलाफ होगा तो वो तो घर चला जाएगा। इसलिए बड़ा आसान होगा उसकी आर्म ट्विस्ट करना। अब ये मैं आपको पहले अपार्ट फ्राम दी जो जर्नलिस्टिक जो ऑब्जेक्शंस हैं, मैं उसके अलावा इसको आपको पाकिस्तानी कवानीन की रोशनी में बता रहा हूँ कि फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या है इसके ऊपर एतराज़। अगला एतराज़ क्या है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्योंकि फेयर ट्रायल का बुनियादी असूल यह है, कानून शहादत में यह है कि किसी बंदे की
का बयान जो होता है उसके ऊपर अगर जिरा नहीं की जाती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बयान एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इस कानून के अंदर क्या रखा गया है कि इसमें यह है जी कि जो आइनी अहदेदारों को पहली दफ़ा डाला गया, जी हाँ, और उनको प्रोटेक्शन दी है, सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, ये कहीं पे पेश नहीं होंगे, कहीं पे बयान इनका आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनके ऊपर जिरा नहीं हो सकेगी। इनका अगर कोई ग्रीवियंस होगा तो इनका मजाज अफसर वहां आएगा। तो ये तो फेयर ट्रायल के असूल के खिलाफ है। फिर आप आगे चलें इसमें जी कि आपने अपनी बेगुनाही, होता ये है कि हमेशा इस्तगासा अपना केस साबित करता है कि ये बंदा मुजरिम है, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। आपने जाके बारे सबूत जो है वो बजाय इसके कि इस्तगासा पे हो, वो आप पे है कि आपने बताना कि मैं इनोसेंट हूँ, वरना ये माना जाएगा कि आप इनोसेंट नहीं, आप गिल्टी हैं। अच्छा, आपको नोटिस सर हुआ, आपको नहीं मिला किसी वजह से, एड्रेस गलत था। अक्सर होता है आपको जब बंदे को पकड़ना होता है वो कहते हैं जी नोटिस दिए थे मिले नहीं, तो यक तरफा फैसला हो जाएगा। और यक तरफा फैसला अगर आपने चैलेंज करना है तो पहले 30 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे, जो कम से कम जुर्माना है, ये 3 करोड़ तक है इसमें जुर्माना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी कि आपकी गलती है ना, अगर आपने कोई गलत खबर की है, सपोज जब आप खबरें करते हैं तो गलत खबर का भी इम्कान है, तो उसमें ठीक है आपको 30 लाख जुर्माना हो गया, लेकिन आपका अखबार या आपका चैनल बंद भी किया जा सकता है। अब ये वो सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। चलें सोशल मीडिया अकाउंट तो एजाज एक, अब बाकी जो मेरे ऑफिस के इनोसेंट लोग हैं, गलती अगर सपोज मैंने गलत खबर की है, सपोज मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो सोशल मीडिया की इज्तिमाई सजा, देखिए नहीं, इज्तिमाई सजा का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। अब आप मेरे साथ बैठे हैं, आपने कोई गलत खबर नहीं की, पहले ही नोटिस पे, और वो आपका चैनल या अखबार बंद हो जाएगा, तो आप तो इनोसेंट हैं। ये तो इज्तिमाई सजा का कंसेप्ट ही नहीं है, ना मजहब में है, ना आइन में है, ना कानून में, कहीं पे भी नहीं। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं। उसके बाद ये है जी कि आपने जो आपकी इसमें फेयर ट्रायल के असूलों के ख़िलाफ़ जो बुनियादी बातें जाती हैं कि ये जब ट्रायल होगा तो आप इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ये एक बंद कमरे का एक खुफिया ट्रायल होगा, इसके ऊपर आप कोई ख़बर नहीं कर सकते। तो देखें एजाज़, अगर ये काम, अगर ये तो मेरा ख्याल है मीडिया का गला दबाने की नहीं, मीडिया का गला काटने की कोशिश है। और देखें, ख़बर या हक़ाइक़ जानना या हक़ाइक़ सामने लाना ये सहाफ़ियों का मसला नहीं है, ये अवाम का राइट है हक़ाइक़ जानना। तो ये बेसिकली अवाम के राइट के ऊपर डाका होगा। डाका है, पास कर लिया गया इसे रात की तारीकी में। और फिर इसमें देखिए, ये सिर्फ पंजाब तक भी नहीं है, ये क्योंकि ऑनलाइन भी है, तो किसी दूसरी जगह से कोई चीज़ अपलोड होती है तो यानी कि इसकी इम्प्लीकेशन पूरे मुल्क के ऊपर होगी। तो एक तो हम इसके ऊपर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और PFUJ जी, PFUJ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, इसमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है जिसमें हमारे एडिटर्स की काउंसिल है, अमेंड है, इसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, APNS है, CPN, ये सब एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और हम इस कानून के ख़िलाफ़ रोडों पे भी प्रोटेस्ट करेंगे एजाज़, और हम इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये आइन के अंदर जो बुनियादी गारंटीज़ दी गई हैं आज़ादी इज़हार राय की, ये उसके मुनाफी है। एनी हाउ, चलें आसिफ, मैं तो इस पर बड़ा एतराज़ मेरा यही है कि ये इसकी मैं नीयत को जज नहीं करूँगा। जो आपने जल्दी उजरत में पास किया है, बगैर एडवर्टाइज़ किए, बगैर बहस करवाए, तो ये बहुत बड़ा एतराज़ है। एनी हाउ आसिफ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है या कोई टिप देनी है या किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताना है जिसका हम इंटरव्यू कर सकें, तो talkshock777@gmail.com पर हमें बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।